वेलकम बैक टू माय चैनल कोडेक्सिया हब। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुद्रास्फीति। ठीक है, जो कि आपके यूपीएससी जीएस 3 एंड बीपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मुद्रास्फीति का एक अर्थव्यवस्था का एक टॉपिक है। एक्चुअली मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुद्रास्फीति क्या है एंड मुद्रास्फीति का हमारे डेली लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इस पे हम इन डिटेल में बात करते हैं। मुद्रास्फीति परिभाषा: वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि। मतलब आप ये देखिए, कोई भी वस्तु अगर आप आज 100 रुपये में खरीद रहे हैं सेम वस्तु, तो आज से 5 साल बाद वही सेम वस्तु अगर आप 100 रुपये में लेने जाएंगे तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, हमारी जो वैल्यू है उस प्रोडक्ट की वो दिन ब दिन बढ़ रही है, प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ रही है। और अगर आप देखें तो ये प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, ये हमारे मुद्रा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक है, जो वस्तु मान लीजिए आज मैं 10 रुपये का एक पेन ले रहा हूँ, ठीक है, 10 साल बाद वही पेन मेरा 50 रुपये का हो जाएगा, सेम पेन। ठीक है, 50 रुपये का हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है हमें, भाई हमने 2025 में 10 रुपये का एक पेन लिया। ठीक है, एक पेन लिया 10 रुपये का, एंड 2030 में वही सेम पेन कितने का आ रहा है, 50 रुपये का। पेन की क्वांटिटी क्या है, सेम है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बट यहाँ पे 10 रुपीज़ का आ रहा है, यहाँ 50 रुपीज़ का आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो पेन है वो तो सेम है, बट जो हमारी जो वैल्यू है इस रुपीज़ में, जो हम मुद्रा से जो हम उसको खरीद रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, उसकी वैल्यू घट गई है। मतलब क्या कहना है, मुद्रा की वैल्यू डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो एक बार परिभाषा फिर से रिविजिट कर लेते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि। अच्छा, इसका प्रभाव हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्रभाव क्या होने वाला, जो चीज़ें आज हम 10 रुपये की खरीद रहे हैं वो 10 साल बाद 50 रुपये की हो जाएगी, या 5 साल बाद 50 रुपये की हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो मुद्रा की क्रय शक्ति, जो परचेजिंग पावर है, इसी को हम कहते हैं, जो उस मुद्रा से हम कितने रुपए की क्या वैल्यू खरीद रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति। तो इसमें क्या हो रही है, क्रय शक्ति में क्या हो रही है, गिरावट हो रही है। क्रय शक्ति में क्या हो रही है, गिरावट हो रही है। पहले हम 100 रुपये में जो सामान खरीदते थे वो अब कम आने लग गया है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा आटे सॉरी, आटे का भाव। ठीक है, तो ये हमें डेली लाइफ में देखने को मिलता है। कोई भी चीज़ें अगर हम 10 रुपये की खरीद रहे हैं, तो वो हो सकता है 10 दिन बाद या 1 साल बाद वो 10 की बजाय 11 रुपये या 12 रुपये की पड़े। बट इसी को हम परचेजिंग पावर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, मूल कारण क्या है, जब लोगों के पास नगद पैसा बढ़ जाता है। इसका क्या मतलब है, जब मान लीजिए आपने किसी को पैसा दिया हुआ है, ठीक है, लोन दिया हुआ है, मान लीजिए ए पर्सन है, इसने लोन दे रखा है, कितने का, 1 लाख रुपए का। ठीक है, किसको, बी को। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब क्या हुआ, बी ने उसको रिटर्न कर दिया।
बी ने क्या किया, 1 लाख रुपीज रिटर्न कर दिया। ठीक है, ए के पास क्या हो गया, एकदम से 1 लाख रुपए आ गया इसके पास। अब ए क्या सोचेगा, भाई मेरे पास कुछ पैसा आ गया है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं सेविंग कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, मैं कोई भी चीज़ परचेज कर सकता हूँ। ठीक है, और क्या कर सकता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शन होते हैं। अब देखो, सेविंग वाली बात एंड इन्वेस्टमेंट वाली बात, ये तो चलो नॉर्मल सी बात है, ये हर कोई करता है। ठीक है, बट हर कोई वही करता है जिसको इस चीज़ के बारे में नॉलेज होती है मेनली। बट परचेजिंग क्या होता है, परचेजिंग नॉर्मल पर्सन भी कर लेते हैं। मान लीजिए मुझे इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पता कुछ भी, है ना, मुझे इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं पता, तो क्या करूँगा मैं उस पैसे का क्या करूँगा, या तो मैं बैंक में जमा कर दूंगा। ठीक है, या तो मैं बैंक में जमा कर दूंगा, या फिर क्या करूँगा, उस पैसे से मैं कुछ खरीदने की सोचूंगा। ठीक है, तो जो मैंने खरीदने की सोची, मान लीजिए अब मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैं कुछ भी चीज़ खरीद सकता हूँ। मान लो कोई टू व्हीलर खरीद लूँ, या घर का कुछ सामान खरीद लिया, है ना। तो इससे क्या होता है, एकदम से किसी के पास अगर पैसा आ जाता है तो हमारी खरीदने की शक्ति भी बढ़ जाती है। ठीक है, खरीदने की शक्ति, ये परचेजिंग पावर वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं खरीदने की शक्ति का मतलब ये कह रहा हूँ, हम खरीदने की इच्छा जाहिर कर देते हैं जब हमारे पास पैसा आ जाता है। तो इसका डायरेक्टली क्या पता चलता है, हमारा मांग बढ़ जाती है ना। अब मान लो आप किसी स्टोर पे गए, ठीक है, किसी स्टोर पे गए, और उस स्टोर पे क्या है, हम एक स्टोर पे गए, उस स्टोर पे क्या है, हमारे पास 10 पार्ले जी का बिस्किट है, या 10 पेन है। मैं फिर से पेन का एग्जांपल ले रहा हूँ, 10 पेन है, स्टोर पे गए। अच्छा, अब एग्जाम का दिन है, और ये जो स्टोर है नियर स्कूल है, एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है, तो जो 10 पेन है इस स्टोर पे, एकदम से बच्चे जाएंगे, कुछ बच्चों के पेन छूट जाते हैं, कुछ बच्चों के पेन खराब हो जाते हैं मॉर्निंग में, तो वो क्या करेंगे, स्टोर पे जाएंगे, स्टूडेंट स्टोर पे जाएंगे, पेन परचेज करेंगे। 10 से 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इस तरीके से क्या हो जाएगा, तुरंत 0 हो जाएगा। तो एकदम से क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई। डिमांड क्या हुई, बढ़ गई, किसकी, पेन की। ठीक है, तो इसी को कहते हैं लिक्विडिटी। तो इसमें क्या लिखा है, मूल कारण किसका, मुद्रास्फीति का, परचेजिंग पावर में डिक्रीज होने का। जब लोगों के पास नगद पैसा बढ़ जाता है तो मांग बढ़ जाती है, इसका मतलब कीमतें बढ़ जाती है। अच्छा, अब कीमत की भी बात कर लेते हैं। जब मांग बढ़ेगी, मैं ये कहूँगा मेरे पास एक ही पेन बचा हुआ, लास्ट में 5 कस्टमर आ गए, हर किसी स्टूडेंट को जरूरत है पेन, तो भाई सभी स्टूडेंट को चाहिए, अब अर्जेंट है, एक ही शॉप है। अब क्या होगा, भाई मुझे दे दो, मुझे दे दो, पांचों स्टूडेंट बोलेंगे मुझे दे दो, मेरे से 11 रुपये ले लो 10 की जगह। दूसरा बोलेगा नहीं जी मेरे से तो 15 रुपये ले लो। तीसरा बोलेगा नहीं जी मैं 20 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। चौथा बोलेगा नहीं जी मैं 50 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। तो क्या हो रहा है, मांग बढ़ी, एक पेन है, मांग बढ़ गई। अब मांग बढ़ने के बाद क्या हुआ, इसका कीमत में उछाल आया। क्या हुआ, कीमत में उछाल आ गया। भाई शॉपकीपर ने क्या किया, 15 रुपये में पेन बेच दिया। जो पेन 10 रुपये का बिक रहा था स्टार्टिंग में, वो 15 का बिक रहा है। क्यों बिक रहा है, क्योंकि मांग बढ़ गई। अब मांग बढ़ गई, कीमत बढ़ गई। ठीक है, अब इससे इनडायरेक्टली क्या हुआ, हमारा इनडायरेक्टली क्या हुआ, प्रोडक्ट का रेट बढ़ गया। क्या हुआ, प्रोडक्ट का रेट बढ़ गया। अच्छा, प्रोडक्ट का रेट बढ़ गया तो क्या हुआ, बताइए।
प्रोडक्ट का रेट अगर बढ़ गया तो क्या हुआ, प्रोडक्ट का रेट बढ़ गया तो जो हम 10 रुपए में एक पेन खरीद रहे थे वो आज 15 रुपए में एक पेन बिका। मतलब जो हमारे पास रुपीस था उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो प्रभाव क्या पड़ा, जो हमारे पास मुद्रा थी उसकी क्रय शक्ति घट गई। अच्छा, क्रय शक्ति घट गई, फिर क्या हुआ भाई, यही तो मुद्रास्फीति है, यही तो महंगाई है। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें, यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है तरलता प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन प्रोपोर्शनल टू महंगाई। भाई मार्केट में तरलता आएगी, डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो क्या हुआ, इन्फ्लेशन आ जाएगा, इन्फ्लेशन आएगा तो क्या हुआ, महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं फिर। मुद्रास्फीति के प्रकार, मुद्रास्फीति के प्रकार। अब देखिए मुद्रास्फीति के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, किस टाइप की मुद्रास्फीति हो सकती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने दो तरह के मुद्रास्फीति के बारे में डिस्कस किया। पहला बेस्ड ऑन रेट एंड बेस्ड ऑन कॉज। ठीक है, दर के आधार पर, कारण के आधार पर। तो दर के आधार पर क्या है, धीमी और सुरक्षित, रेंगती, क्रीपिंग, धीमी और असुरक्षित, धीमी और सुरक्षित, रेंगती हुई। ठीक है, ये क्या, 2 से 3%। चलती और कूदती, वॉकिंग गॉपिंग, वॉकिंग एंड गैलोपिंग, चिंताजनक। ठीक है, अगर ऊपर नीचे हो रहा है ऐसे 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 तो ये क्या है, चिंताजनक है। ठीक है, अति मुद्रास्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन, मुद्रा का मूल्य नगण्य, मतलब मुद्रा की वैल्यू ही खत्म हो गई। ये भी बहुत दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो ये दर के आधार पर। कारण के आधार पर क्या क्या है, मांग जनित, डिमांड पुल, डिमांड बढ़ी है ना, डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़ गया, एक अनार 100 बीमार, मोर मनी चेजिंग फ्यू गुड्स। ठीक है, लागत जनित। अच्छा, लागत जनित क्या होता है, मान लीजिए किसी का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया, क्या हुआ, लागत जनित क्या होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो गया तो क्या हुआ, रेट बढ़ जाएगा। कैसे रेट बढ़ जाएगा भाई, कच्चा माल अगर हमारा महंगा आएगा तो प्रोडक्शन भी ऑटोमेटिकली महंगी होगी, चीज़ें महंगी मिलेंगी, फिर आगे जो उत्पाद बनेगा, प्रोडक्ट जो बनेगा फाइनल, वो भी महंगा हो जाएगा। तो ये हो गया लागत जनित। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोयला का रेट बढ़ने से क्या होता है, बिजली महंगी हो जाती है। अच्छा, बिजली महंगी हो गई फिर क्या होगा भाई, जो हमारी फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे भी तो यूनिट बिजली चाहिए। अब जब बिजली महंगी है तो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट महंगा होगा। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट महंगा होगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। ठीक है, लागत जनित। क्लियर। तो हमने क्या अभी डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के हमने यहाँ पे देखे हैं, बेस्ड ऑन कॉज एंड बेस्ड ऑन रेट। रेंगती, चलती कूदती, अति मुद्रास्फीति, मांग जनित, लागत जनित। ठीक है, अच्छा इसको हम नापते कैसे हैं, मापने के तरीके, इसको डिटेल में हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जहाँ पे हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, उस सीरीज में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो हाई लेवल सीपीआई, डब्ल्यूपीआई। ओके, सो सीपीआई क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, खुदरा महंगाई, आरबीआई का मुख्य आधार होता है। ठीक है, डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक स्तर पर, सेवाओं को शामिल नहीं करता। देखो इसमें क्या है, ये मेजरमेंट है,
कैसे नापेंगे हम मुद्रास्फीति? एक तो हो गया सीपीआई हमारा, ठीक है। तो आरबीआई क्या करता है, सीपीआई जो खुदरा महंगाई है उसको कंसीडर करता है मेनली। दूसरा हो गया डब्ल्यूपीआई, इसमें सेवाओं को हमने इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर, यह केवल चुनिंदा वस्तुओं नहीं बल्कि सभी उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं को मापता है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, सभी चीजों को नापता है। इसका इक्वेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी ऑन रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड करेंगे एंड देन मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो इससे क्या निकल के आता है हमारा जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। मुद्रास्फीति का आर्थिक आरेख, फिलिप्स कर्व, डिमांड पूल, ये दो तरह के कर्व हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे। अब यहाँ देखिए, मुद्रास्फीति बढ़ रही है हमारी, यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, ये इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर डाउन हो जाएगा, खरीदेंगे ही नहीं लोग, तो मुद्रास्फीति नीचे आ जाएगा। अच्छा, रोजगार बढ़ रहा है, लिक्विडिटी बढ़ रही है, तो परचेजिंग पावर बढ़ गई, फिर से मुद्रास्फीति अप हो गया, तो ये इनवर्स रिलेशन हो गया, ठीक है। निष्कर्ष, विकास के लिए थोड़ी महंगाई जरूरी है, मतलब ये थोड़ा बैलेंस होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, ना कि यहाँ पे हो ना यहाँ पे हो, ये बैलेंस होना चाहिए हमेशा, ठीक है। दूसरा क्या है, डिमांड पुल। डिमांड पुल में क्या है हमारा, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। अगर किसी वस्तु की क्वांटिटी कम हो जाती है एंड डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, एक डिमांड ये है हमारी, एक डिमांड ये है, डिमांड अगर बढ़ गई तो उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, ठीक है। इक्वेशन क्या बना हमारा, डिमांड प्लस सप्लाई कांस्टेंट। डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि सप्लाई क्या है, कांस्टेंट है। सप्लाई अगर मान लो हमारे पास 10 है बट डिमांड आ गई 20 की, तो क्या होगा, सप्लाई तो भैया कांस्टेंट है, तो क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। बोलेंगे हमें तो भाई जरूरी है, हमें 10 का माल 50 में दे दो, पर दे दो, ठीक है, तो प्राइस बढ़ जाएगा डिमांड बढ़ते ही, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, महंगाई क्यों बढ़ती है। देखो, जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया, सबसे मेन कारण क्या है, लिक्विडिटी, ठीक है। आपके पास अगर लिक्विडिटी आती है तो डिमांड बढ़ेगी, है ना। अच्छा, ये पूरा एक बार चेन समझ लेते हैं। सरकार क्या करे, मान लीजिए सरकार गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पहले क्या करती थी, 50 नोट छापती थी, बहुत छोटी बात करते हैं, 50 नोट छापती थी। अब गवर्नमेंट ने बोला भाई नहीं, 100 नोट छाप दो, सबको 2-2 नोट दे दो। बंदे कितने, 50 ही हैं हमारे पास, ठीक है। तो अधिक नोट छाप दिया हमने, लिक्विडिटी बढ़ गई, परचेजिंग पावर बढ़ गई, परचेजिंग पावर बढ़ गई, तो क्या हुआ, डिमांड बढ़ गया। अच्छा, दूसरा क्या कारण है, बैंक सस्ती ब्याज दर दे देता है, तो लोग लोन उठाने लग जाते हैं। अब बैंक क्या करेगा, बोलेगा 2% पे लोन ले लो, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे, भाग करके जाएंगे, लोन ले लेंगे, लोन लेके क्या करेंगे भाई, परचेज करेंगे, ठीक है। अब तो फिर से क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी, फिर से डिमांड बढ़ जाएगी। बट अगर आप यहाँ देखोगे और यहाँ देखोगे तो क्या है, उत्पादन में कमी, जमाखोरी, कच्चा तेल, सप्लाई स्टॉक। दूसरा, आय में वृद्धि, इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम, ये भी तो कारण है, ये भी कारण है। कैसे,
भाई उत्पादन में कमी हो गई हमारी, डिमांड उतनी है। तो अगर उत्पादन में कमी होती है तो डिमांड क्या होगा? डिमांड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। अच्छा, एक ये कारण हो गया। दूसरा, सप्लाई स्टॉक, जमाखोरी। भाई हमने बोला 100 टन प्याज मार्केट में आ गया, अनियन। आपने सुना होगा अनियन के भाव बढ़ गए, टमाटर के भाव बढ़ गए। भाई वो कैसे बढ़ गए? कभी कभी क्या होता है, ये स्टॉक कर लेते हैं। स्टॉक कैसे कर लेते हैं? जो बड़े बड़े हमारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, भाई अच्छा अभी प्याज की डिमांड बढ़ाएंगे हम। कैसे बढ़ाएंगे? उसको क्या करते हैं, प्याज को रिलीज ही नहीं करते मार्केट में। अब रिलीज नहीं करेंगे तो भाई सभी को प्याज चाहिए, तो क्या होता है, ज़्यादा कीमत दे करके प्याज लोग खरीदने पे मजबूर हो जाते हैं। जो प्याज हम 10 रुपये किलो खरीद रहे थे वो हम 15 रुपये खरीदने में मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, तो जमाखोरी भी एक कारण है। नेक्स्ट क्या है? कच्चा तेल। अच्छा, कच्चे तेल की कीमत बढ़ेगी तो भाई कच्चे तेल कैसे इम्पेक्ट करता है? कैसे करता है बताऊंगा। देखिए, कोई भी माल आपका आ रहा है, तो कैसे आ रहा है? व्हीकल के थ्रू, ट्रक के थ्रू, किसी भी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ही तो आ रहा है ना। अगर कच्चा तेल महंगा हुआ तो तेल महंगा हो जाए, फ्यूल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी हो जाएगी। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर इंक्रीज हो गई तो वो कॉस्ट कहाँ जुड़ेगी? प्रोडक्ट की कॉस्ट में। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस, गुड्स की कॉस्ट में जुड़ेगी, तो फिर से प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, महंगाई बढ़ गई। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? आय में वृद्धि। आय में वृद्धि, भाई आज मैं 10,000 कमा रहा था, मेरी सैलरी हो गई 15,000। आय में वृद्धि हो गई तो मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई। भाई जो चीज़ें मैं आज 100 रुपये में खरीद रहा था अब मेरे को पास 150 रुपये है, तो मैं अब 150 के खरीदूंगा, फिर से महंगाई बढ़ेगी, डिमांड बढ़ जाएगी। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसके लाभ और हानि डिस्कस कर लेते हैं एक बार। लाभ, चलिए पहले हानि डिस्कस कर लेते हैं। लूजर्स, ऋणदाता, क्रेडिटर, दिया गया पैसा कम होकर वापस मिलता है। अच्छा, कैसे? मान लो मैंने आज लोन उठाया 1,00,000 रुपए। ठीक है, 1,00,000 रुपए लोन उठाया मैंने बैंक से। बैंक ने मुझे 10% इंटरेस्ट पे दिया। अब मैं उस 1,00,000 को 3 साल बाद लौटा रहा हूँ, 3 साल बाद लौटा रहा हूँ। तो भाई जो मेरी मूल्य थी 1,00,000 की 3 साल पहले, आज उसकी वैल्यूएशन कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी? जो मैं 3 साल पहले 1,00,000 रुपए में खरीद रहा था आज मैं उसे 1,00,000 रुपए में नहीं खरीद पाऊंगा। ठीक है, बेशक से वो 6% 10% ब्याज ले रहा है, बट इन रिटर्न उसका घाटा ही होता है मोस्टली। ठीक है, आप इस पे रिसर्च करके देखिएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस जो ऋणर होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, जो क्रेडिट देते हैं, लोन देते हैं, उनको ज़्यादातर घाटा होता है। बैंक वाले कहते रहते हैं हमेशा घाटा हो रहा है, घाटा हो रहा है, कहीं ना कहीं ये भी इम्पेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? निश्चित आय वर्ग, पेंशनर्स। ओके, सो जिसकी निश्चित आय वर्ग है लॉन्ग टर्म के लिए, मान लीजिए मैं आज 10,000 रुपये कमा रहा हूँ और मैं 10 साल बाद भी 10,000 ही कमा रहा हूँ, तो क्या है? ये निश्चित आय हो गई, है ना, निश्चित आय हो गई। लेकिन 10 साल बाद सिचुएशन सेम नहीं रहती है, 10 साल बाद चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं हमारे, है ना। ये भी हानि हो गया, क्योंकि रेट बढ़ गए हर चीज़ के, मुद्रास्फीति हुई, खर्चे ज़्यादा हुए हमारी, बट जो आय है हमारी वो निश्चित है, फिक्स है सैलरी, तो यहाँ भी दिक्कत आ गई हमें। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कैसे भाई?
भाई कंज्यूमर्स ही तो हैं जो कि रेट ऊपर नीचे करवा रहे हैं। कैसे करवा रहे हैं? उनकी परचेजिंग पावर बढ़ती है घटती है, ठीक है। बट इन केस ऑफ मुद्रास्फीति इनकी परचेजिंग पावर घट जाएगी, कंज्यूमर का लॉस हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ? कंज्यूमर का लॉस हुआ, परचेजिंग पावर घट गई। जहां कंज्यूमर 10 किलो आलू खरीद रहा था, अब वो 8 किलो खरीदेगा मजबूरी में। क्यों? क्योंकि वो घर से 100 रुपये लाया था, पता चले रेट बढ़ गया तो 100 रुपये में अब 8 किलो आलू आ रहे हैं, ठीक है। तो परचेजिंग पावर घट गई 100 रुपये के नोट की, है ना। चलिए, हानि समझ में आया। अब लाभ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसका रिवर्स, भाई क्रेडिटर्स को लॉस हो रहा था तो कहीं ना कहीं किसी को फायदा भी तो हो रहा था। तो किसको फायदा हो रहा था? डेबिटर को, जो ऋणी है। पैसा लौटाते समय कम पैसे में काम हो जाता है उसका, कम कीमत रहती है 1 लाख की। 3 साल पहले 1 लाख रुपए लिए थे, आज उसकी कीमत कम हो गई 1 लाख की ना, परचेजिंग पावर घट गई उसकी 1 लाख की, तो इसको फायदा हो गया। अच्छा, उत्पादक, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को फायदा हो गया, कीमतें बढ़ने से अल्पकालीन लाभ होगा, ठीक है। कुछ समय के लिए अगर कीमत बढ़ गई, किसी की डिमांड बढ़ गई, तो किसको फायदा हो रहा है? प्रॉफिट किसको जा रहा है? डायरेक्टली उत्पादक को। और किसे फायदा होता है? किसान को। फसल के ऊंचे दाम मिलने शुरू हो जाते हैं, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा, है ना। डिमांड बढ़ेगा तो भाई किसान भी बोलेंगे भाई अब तो डिमांड बढ़ गई है, हमें तो ये 100 का माल 105 में बेचना है, ठीक है। तो यहाँ भी इनको फायदा। तो ये कुछ मेन लाभ और हानि हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इंडिया में क्या है ये आरबीआई और एमपीसी, ये क्या आइटम है? अब देखिए, ये डेटा मेरे पास पुराना है, इसको ना ही डिस्कस करें तो चलेगा। आई थिंक मुझे चेक करना पड़ेगा ये एक बार, ये डेटा अभी करंट में ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, ये राज्य के हिसाब से अभी हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये बिहार स्पेशल मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो बिहार स्पेशल में हमारा बिहार आ जाता है। गरीबी का प्रहार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पीडीएस की भूमिका, ठीक है। तो स्टेट पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? स्टेट पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अगर किसी की रेट बढ़ रहे हैं, मुद्रास्फीति बढ़ती है, तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट आएगा गरीबों पर आएगा। गरीबों पर कैसे आएगा? भाई गरीबों के पास पैसा फिक्स है, ठीक है। वो हैंड टू माउथ होता है, वो कमाने खाने वाले लोग हैं, ठीक है। बट अगर किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है, रेट बढ़ जाते हैं तो क्या होता है? तो उनके ऊपर इनविजिबल टैक्स लागू हो जाता है। वो क्या है? वो टैक्स ही तो है एक तरीके का। जो सामान गरीब आदमी 100 रुपये में खरीद रहा था कल, आज उसको 105 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो ये 5 रुपये क्या है? ये इनविजिबल टैक्स है उसके लिए। तो भाई उसे तो पता नहीं क्या हो रहा है, उसे बस इतना पता है जो सामान वो 100 रुपये में खरीद रहा था, आज वो 105 में खरीदना पड़ रहा है, तो 5 रुपये एक्स्ट्रा हो गया। तो गरीबों के लिए अदृश्य टैक्स, गरीबी पर प्रहार। नेक्स्ट क्या है?